नमस्कार। आज 29 अगस्त 2025 है और आपका स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। हमारे पास आज कई दिलचस्प स्रोत हैं, आर्थिक रिपोर्ट से लेकर सरकारी फैसलों तक, विज्ञान की दुनिया के अजूबों से लेकर खेल और संस्कृति की हलचल तक। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालना और उसे सबके सामने रखना, ताकि कम समय में ज्यादा और गहरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के ज्ञान के इस पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी अवलोकन से, जो हमारे एक स्रोत में सामने आया। ये रोज के अखबारों और व्यापक करंट अफेयर्स की तैयारी के बीच के फर्क को दिखाता है। अक्सर लगता है ना कि अखबारों में विज्ञान या पर्यावरण जैसी खबरें थोड़ी कम होती हैं, या फिर हर सरकारी योजना या किसी खास इंडेक्स का जिक्र नहीं मिलता। हाँ, ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया गया है। अखबारों का अपना एक दायरा होता है। वो अक्सर उस दिन की सबसे बड़ी अक्सर राजनीतिक या तात्कालिक घटनाओं पर फोकस करते हैं। लेकिन दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा होता है, जैसे विज्ञान में कोई नई खोज या पर्यावरण से जुड़ा कोई गहरा संकट या सरकार की कोई दूरगामी योजना या कोई अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक जिसमें भारत की स्थिति बदल रही हो। ये सब शायद रोज के अखबार में उतनी जगह ना पाए, है ना? हाँ, बिल्कुल। इनके लिए हमें क्या कहते हैं, विशेष पत्रिकाएं, सरकारी वेबसाइट्स या फिर समर्पित स्रोतों की जरूरत पड़ती है। अखबार का विश्लेषण जरूरी है। वो हमें मुद्दों की समझ देता है, एक सोचने का नजरिया विकसित करने में मदद करता है, जो परीक्षाओं के लिए और एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी अहम है। पर हाँ, हमें ये याद रखना होगा कि वो जानकारी का अकेला स्रोत नहीं हो सकता। सही कहा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ अहम सरकारी और नीतिगत खबरों पर गहराई से नजर डालते हैं। पहली खबर पीएम स्वनिधि योजना से जुड़ी है। ये वही योजना है जो रेहड़ी पटरी वालों स्ट्रीट वेंडर्स को छोटा लोन मुहैया कराती है। खबर यह है कि इसे अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, खासकर कोविड महामारी के बाद जिस तरह से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था। ये योजना सिर्फ लोन देने तक ही सीमित नहीं है। ये वित्तीय समावेशन का एक बड़ा प्रयास है। छोटे छोटे उद्यमियों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, उन्हें डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये भी है। और इसे 2030 तक बढ़ाने का मतलब है कि सरकार इस वर्ग को लंबे समय तक समर्थन देना चाहती है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कितने वेंडर्स तक ये लाभ सचमुच पहुंच पा रहा है, या लोन चुकाने की दर क्या है, और क्या ये उन्हें स्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। इन सवालों पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। वहां 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। मकसद तो साफ है, सड़क सुरक्षा। सुनने में तो ये बहुत असरदार लगता है, पर क्या ये जमीन पर उतना ही कारगर होगा? देखिए, इरादा तो नेक है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में, खासकर दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में, सिर की चोट से मौतें बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ। हेलमेट इससे काफी हद तक रोक सकता है। तो नो हेलमेट नो फ्यूल एक तरह का दबाव बनाने का तरीका है। हाँ, तरीका तो है, लेकिन इसके व्यावहारिक पहलू वाकई चुनौतीपूर्ण है। क्या पेट्रोल पंप कर्मचारी इसे लागू करवाने की स्थिति में होंगे? क्या इससे टकराव नहीं बढ़ेगा? क्या लोग पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर जाकर हेलमेट उतार नहीं देंगे? हाँ। प्रवर्तन एनफोर्समेंट हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये अभियान जागरूकता तो बढ़ाएगा, लेकिन इसे सड़क सुरक्षा के एक व्यापक समाधान का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें बेहतर सड़कें, सख्त लाइसेंसिंग नियम और लगातार चलने वाला जागरूकता अभियान भी शामिल हो। ये बात तो है। अब एक ऐसी खबर जो तकनीक और समाज के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला किया है। कारण बताया गया है स्मार्टफोन की लत और छात्रों में बढ़ता मानसिक तनाव। और ये फैसला उस देश से आ रहा है जो दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल रूप से जुड़े देशों में से एक है। हाँ। वहां लगभग 99% आबादी ऑनलाइन है, 98% के पास स्मार्टफोन है। ये थोड़ा विरोधाभास जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये दिखाता है कि तकनीक के अत्यधिक इस्तेमाल के क्या नतीजे हो सकते हैं, खासकर बच्चों और किशोरों पर। हाँ। दक्षिण कोरिया अपनी बेहद प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है। हाँ। तो शायद ये कदम बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करने और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाने की एक कोशिश है। हो सकता है। ये पूरी दुनिया में चल रही बहस का हिस्सा है। हाँ। कि हम तकनीक के फायदे कैसे उठाएं बिना उसके नुकसान के शिकार हुए। याद होगा, ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था। हाँ, खबर आई थी।
ये दिखाता है कि सरकारें अब इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन इसका समाधान आसान नहीं है। क्या बैन ही एकमात्र रास्ता है या डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार उपयोग सिखाना बेहतर होगा? ये सवाल बना हुआ है। सच में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा। अच्छा, कुछ और राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने पेंशन भोगियों के लिए ई भविष्य पोर्टल शुरू किया है। मकसद है पेंशन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बनाना। जी, ये डिजिटल गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है। पेंशन भोगियों के लिए समय पर और बिना परेशानी के पेंशन मिलना बहुत जरूरी होता है। ई भविष्य जैसी पहले न केवल उनकी सुविधा बढ़ाती हैं, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी लाती हैं। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। और राजस्थान आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाँ, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। इसमें पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होता है। अक्सर आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और रेबीज जैसी बीमारियों का डर रहता है। राजस्थान का ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस समस्या से निपटने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि इन दिशा निर्देशों में क्या शामिल है और वे कितने प्रभावी होते हैं। ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। सही कहा। और एक नियुक्ति की खबर भी है। एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति बैंक के कामकाज और रणनीतिक दिशा के लिए अहमियत रखती है, खासकर उस क्षेत्र के विशेष संदर्भ में। चलिए, अब अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का रुख करते हैं। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO जारी करता है। हाँ, NSO ये आंकड़े हर महीने जारी करता है। IIP असल में देश के औद्योगिक क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली उत्पादन की सेहत का एक आईना है। 3.5% की वृद्धि का मतलब है कि पिछले साल के इसी महीने की तुलना में इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। ये अर्थव्यवस्था के लिए कह सकते हैं एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि औद्योगिक विकास रोजगार पैदा करता है और आर्थिक वृद्धि को गति देता है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, ये 4 महीने में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में वृद्धि थोड़ी धीमी रही होगी। हमें ये भी देखना होगा कि ये वृद्धि किन क्षेत्रों से आ रही है। क्या ये व्यापक है या कुछ ही सेक्टरों तक सीमित है? सिर्फ 1 महीने के आंकड़े से कोई ठोस निष्कर्ष निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। रुझान देखने के लिए कुछ और महीनों के डेटा का इंतजार करना होगा। बिल्कुल। वैश्विक मोर्चे पर देखें तो भारत अफ्रीका व्यापार $100 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। ये काफी बड़ी छलांग है, क्योंकि 2019-20 में ये सिर्फ $56 अरब था। ये वाकई एक मील का पत्थर है और ये अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को दिखाता है। अफ्रीका 54 देशों वाला एक विशाल महाद्वीप है, जिसके पास अपार संसाधन और एक बढ़ती हुई युवा आबादी है। भारत के लिए अफ्रीका सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ये व्यापार वृद्धि दिखाती है कि दोनों तरफ से रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें रंग ला रही हैं, चाहे वो फोकस अफ्रीका कार्यक्रम हो या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट्स। इस व्यापार में बढ़ोतरी किन चीजों से हो रही है, इस पर गौर करना दिलचस्प होगा। मतलब क्या ये पारंपरिक वस्तुएं हैं या नई तकनीक और सेवाओं का भी योगदान बढ़ रहा है? सही कहा। अब ओमान की बात करते हैं। ओमान ने विदेशी निवेशकों और उद्यमियों को लुभाने के लिए एक नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 5 से 10 साल तक रहने और काम करने का परमिट मिल सकता है। जी हाँ, ये कई खाड़ी देशों द्वारा अपनाई जा रही रणनीति का हिस्सा है। वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को तेल पर निर्भरता से हटाकर विविधीकृत करना चाहते हैं। ओमान का ये गोल्डन वीजा टैलेंट और पूंजी को आकर्षित करने का एक तरीका है, लेकिन शर्तें भी हैं। 5 साल के वीजा के लिए या तो आपको कम से कम 50 ओमानी नागरिकों को नौकरी देनी होगी या फिर करीब $1.3 मिलियन का निवेश करना होगा। अच्छा, ये शर्तें दिखाती हैं कि ओमान सिर्फ पैसा नहीं चाहता, बल्कि स्थानीय रोजगार भी पैदा करना चाहता है। भारत के लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि ओमान भारत का एक करीबी रणनीतिक साझेदार है और भारत ने वहाँ दुक्कम बंदरगाह के विकास में भी मदद की है। तो ये वीज़ा भारतीय निवेशकों और पेशेवरों के लिए नए अवसर खोल सकता है। शर्तें तो वाकई दिलचस्प हैं।
अच्छा, एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि क्रैश शक्ति समता यानी पीपीपी के आधार पर भारत 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पीपीपी, हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने का एक अलग तरीका है। ये सामान्य जीडीपी आंकड़ों से अलग है क्योंकि ये देखता है कि एक देश की मुद्रा अपने ही देश में कितनी चीजें और सेवाएं खरीद सकती है। मतलब अगर भारत में कोई चीज $1 के बराबर रुपए में मिलती है और अमेरिका में वही चीज $2 में, तो पीपीपी के हिसाब से भारत की क्रय शक्ति ज्यादा हुई। समझ गया। इस आधार पर भारत पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन और अमेरिका के बाद। 2038 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान भारत की विशाल घरेलू मांग और विकास क्षमता को दर्शाता है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। इन्हें हकीकत बनाने के लिए सतत आर्थिक सुधार, ढांचागत विकास और मानव पूंजी में निवेश जारी रखना होगा। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर, सरकार ने कपास के आयात को 31 दिसंबर तक शुल्क मुक्त यानी ड्यूटी फ्री कर दिया है। हाँ, इस फैसले के पीछे आमतौर पर 2 मुख्य वजहें हो सकती हैं। पहली, हो सकता है घरेलू बाजार में कपास की कीमतें बढ़ गई हों, जिससे कपड़ा उद्योग पर दबाव पड़ रहा हो। आयात शुल्क हटाने से विदेशों से सस्ता कपास आ सकेगा, जिससे कीमतें नीचे आएंगी और टेक्सटाइल मिलों को राहत मिलेगी। और दूसरी वजह हो सकती है कि घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए शायद पर्याप्त ना हो। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे घरेलू कपास किसानों को नुकसान हो सकता है, उन्हें फिर आयातित कपास से मुकाबला करना पड़ेगा। सरकार को अक्सर इन दोनों हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ रोमांचक वैज्ञानिक और प्राकृतिक खोजों की दुनिया में चलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से एक हैरत अंगेज खबर आई है। वहां 20 करोड़ साल पुराना फाइटोसोर का जीवाश्म मिला है। ये जुरासिक काल का बताया जा रहा है। ये सचमुच एक असाधारण खोज है। फाइटोसोर वो मगरमच्छ जैसे दिखने वाले सरीसृप थे, लेकिन मगरमच्छों के सीधे पूर्वज नहीं थे। वे ट्रायसिक काल में फले फूले और उसी काल के अंत में विलुप्त हो गए। प्रोफेसर वीएस परिहार और उनकी टीम को ये जीवाश्म जैसलमेर के पास लाठी फॉर्मेशन की चट्टानों में मिला है, जो जुरासिक काल की हैं। अच्छा, ये भारत में मिला अपनी तरह का पहला फाइटोसोर जीवाश्म है। ये खोज न सिर्फ भारत के उस समय के जीव जंतुओं के बारे में बताती है, बल्कि उस समय के पर्यावरण और भूगोल को समझने में भी मदद करती है। सोचिए, 20 करोड़ साल पहले ये इलाका कैसा रहा होगा। जैसलमेर का आकलवुड फॉसिल पार्क भी तो है, जहाँ करोड़ों साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म हैं। वो भी इसी कहानी का हिस्सा है। हाँ, सुना है उसके बारे में। ये खोजें हमें पृथ्वी के गहरे अतीत से जोड़ती हैं। वाह, 20 करोड़ साल, अद्भुत। और अंतरिक्ष से भी एक खास मेहमान की खबर है। थियाई एटलस नाम का एक धूमकेतु खोजा गया है और कहा जा रहा है कि ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। इसे तीसरा ज्ञात अंतरतारकीय पिंड यानी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। जी हाँ, इंटरस्टेलर यानी तारों के बीच की जगह से आने वाला। इसे चिली में लगी एटलस टेलीस्कोप ने खोजा है, इसीलिए इसका नाम एटलस पड़ा। 3I मतलब तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इससे पहले ओमुआमुआ और बोरिसोव खोजे गए थे। हाँ, उनके नाम सुने थे। इन बाहरी मेहमानों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से हमारे सौरमंडल से गुजर जाते हैं। जी। 3I एटलस इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें धूमकेतु जैसी कोमा मतलब गैस और धूल का बादल और पूंछ भी दिखाई दी है। इनकी स्टडी से हमें ये जानने में मदद मिल सकती है कि दूसरे तारों के आसपास ग्रह और धूमकेतु कैसे बनते हैं और क्या उनकी संरचना हमारे सौरमंडल जैसी ही है। ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और गहरा करते हैं। दूसरे तारों के घर से आया मेहमान वाकई कमाल है। अच्छा, एक थोड़ी चिंताजनक खबर अमेरिका से है। वहां स्क्रूवर्म परजीवी का पहला मानव संक्रमण का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि मांस खाने वाला परजीवी है। हाँ, ये खबर वाकई परेशान करने वाली है। स्क्रूवर्म मक्खी वो अपने अंडे जानवरों या इंसानों के खुले घावों में देती है। जब लार्वा निकलते हैं तो वे जिंदा मांस को खाते हुए शरीर के अंदर घुसते जाते हैं, जैसे कोई स्क्रू कस रहा हो। इसीलिए ये नाम पड़ा है। ये मुख्य रूप से मवेशियों के लिए एक बड़ा खतरा रहा है और अमेरिका ने इसे खत्म करने के लिए दशकों तक अभियान चलाया था। इंसानों में संक्रमण दुर्लभ होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। अमेरिका में इसका फिर से पाया जाना, और वो भी इंसान में, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है।
इसके फैलने के कारणों की जांच करनी होगी। क्या ये यात्रा से जुड़ा है या फिर जलवायु परिवर्तन जैसे कारक इनके भौगोलिक दायरे को बदल रहे हैं? ये वेक्टर नियंत्रण मतलब बीमारी फैलाने वाली कीड़ों पर निगरानी और नियंत्रण के महत्व को फिर से रेखांकित करता है। सुनने में ही भयानक लग रहा है। चलिए अब एक अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 27 अगस्त को विश्व झील दिवस यानी वर्ल्ड लेक डे मनाया है। ये एक स्वागत योग्य पहल है। दुनिया भर की झीलें हमारे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे पीने के पानी का बड़ा स्रोत है, लाखों पौधों और जानवरों का घर है, मतलब जैव विविधता का केंद्र है। बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती हैं और स्थानीय जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन आज दुनिया भर की झीलें प्रदूषण, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक दोहन जैसे खतरों का सामना कर रही हैं। विश्व झील दिवस मनाने का मकसद इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचना और लोगों को झीलों के संरक्षण और उनके टिकाऊ प्रबंधन के लिए जागरूक और प्रेरित करना है। बिल्कुल, झीलों को बचाना बहुत जरूरी है। अब रुख करते हैं खेल और संस्कृति की दुनिया का। आज 29 अगस्त का दिन भारतीय खेल इतिहास में बहुत खास है। ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद, उनका नाम भारतीय हॉकी का पर्याय है। उनका खेल जादू जैसा था, वाकई। 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताने में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। बर्लिन ओलंपिक का फाइनल तो खास तौर पर याद किया जाता है, जब उन्होंने मेजबान जर्मनी को हराया था। हाँ, वो कहानी तो सुनी है। राष्ट्रीय खेल दिवस सिर्फ उन्हें याद करने का दिन नहीं, बल्कि खेल और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने का भी संदेश देता है। इस साल की थीम खेल के मैदान में 1 घंटा इसी बात पर जोर देती है। और हाँ, 2019 में इसी दिन प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भी की थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। संस्कृति की बात करें तो केरल में 10 दिनों तक चलने वाले ओणम महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसका आगाज भव्य अथाचाम्यम जुलूस के साथ हुआ। ओणम केरल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है और फसल कटाई से भी जुड़ा है। अथुचायम जुलूस इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है, जिसमें कथकली, मोहिनीअट्टम, पुलिकली, वो बाघ नृत्य, हाँ पुलिकली जी, और झांकियां सब शामिल होती हैं। ये भारत की विविधता का खूबसूरत रंग है। इसी तरह आजकल देश के दूसरे हिस्सों में भी त्योहारों की धूम है, जैसे ओडिशा में नुआखाई जो नई फसल के स्वागत का त्योहार है, और लद्दाख में सुरु जो साल की पहली बर्फबारी का जश्न मनाता है। ये त्योहार हमें हमारे जड़ों और प्रकृति से जुड़ने का अवसर देते हैं। वाह। क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर है। भारत के अनुभवी स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओह, ये आईपीएल के एक युग का अंत कहा जा सकता है। आर अश्विन न सिर्फ विकेट लेने वाले सफलतम गेंदबाजों में से एक रहे हैं, बल्कि अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी और रणनीतिक सोच के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने टी20 क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजी को नई दिशा दी। उनका संन्यास लेना राजस्थान रॉयल्स और पूरे आईपीएल के लिए एक बड़ी क्षति है। ये शायद इस बात का भी संकेत है कि खिलाड़ी अब अपने करियर के अलग अलग पड़ावों पर फॉर्मेट्स को लेकर चुनाव कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। भारतीय सेना मिस्र में हो रहे एक बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में हिस्सा ले रही है। ब्राइट स्टार एक बहुत प्रतिष्ठित सैन्य अभ्यास है। ये 1980 में अमेरिका और मिस्र के बीच शुरू हुआ था और अब इसमें दुनिया के कई देश शामिल होते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का इसमें भाग लेना दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा कूटनीति को कितना महत्व दे रहा है और मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर कितना जोर दे रहा है। मिस्र एक रणनीतिक लोकेशन पर है, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ अभ्यास करना खास मायने रखता है। इस तरह के अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, एक दूसरे की प्रक्रियाओं को समझना और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना। ये सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं, बल्कि कूटनीतिक संदेश भी होते हैं।
भारत वैसे भी मिस्र के साथ साइक्लोन और अमेरिका के साथ टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास जैसे कई अभ्यास नियमित रूप से करता रहता है। और खेल जगत से एक और खबर, हॉकी एशिया कप की ट्रॉफी का अनावरण खेल मंत्री ने नई दिल्ली में किया है। इस बार 12वां संस्करण बिहार के राजगीर में आयोजित होगा और इसका शुभंकर चांद रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हॉकी का इतना बड़ा टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में हो रहा है। अक्सर ऐसे बड़े आयोजन कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं। राजगीर में आयोजन से न सिर्फ उस क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी हॉकी के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। शुभंकर चांद भी दिलचस्प है। शायद ये ध्यानचंद जी को भी एक श्रद्धांजलि हो। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कुछ और बातों का भी जिक्र कर लेते हैं जो हमारे स्रोतों में थी। एक स्रोत में देशों, उनकी राजधानियों और मुद्राओं की एक लंबी सूची दी गई थी। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए काफी उपयोगी है। हाँ, दुनिया के भूगोल और राजनीति की बुनियादी जानकारी होना हमेशा अच्छा होता है। एक और रिपोर्ट मेरा जिक्र था जिसमें स्कूलों में नामांकन में गिरावट की बात कही गई थी। शायद यूडाइस रिपोर्ट थी। यूडाइस, हाँ, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये भारत में स्कूली शिक्षा से जुड़े आंकड़ों का मुख्य स्रोत है। अगर नामांकन में गिरावट आ रही है तो ये वाकई चिंता का विषय है। इसके कारणों को समझना होगा। क्या ये कोविड का असर है, या आर्थिक कारण है, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा है? इस पर गहराई से विश्लेषण की जरूरत है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। हाँ, ये भी एक खबर थी। और स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट का 10वां सफल परीक्षण हुआ है। जी, ये दोनों खबरें अपने अपने क्षेत्र में प्रगति को दर्शाती हैं। पीएनबी की पहल दिखाती है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम की ज़रूरतों को समझ रहा है, और स्टारशिप का सफल परीक्षण स्पेसएक्स के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों जैसे चांद और मंगल पर इंसान को भेजना की दिशा में एक और कदम है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने सरकारी योजनाओं और नियमों से लेकर अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव तक, विज्ञान की हैरतअंगेज खोजों से लेकर खेल और संस्कृति के रंगों तक कई पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि कैसे जमीनी स्तर पर स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन मिल रहा है, तो कैसे वैश्विक स्तर पर भारत अफ्रीका व्यापार नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमने 20 करोड़ साल पुराने जीवाश्म के रहस्य को जाना, तो भविष्य की तकनीक यानी स्मार्टफोन के असर पर भी बात की। और हमने ये भी देखा कि कैसे जानकारी हम तक अलग अलग रूपों में पहुंचती है। रोज के अखबार शायद हमें हर जरूरी बात ना बताएं, खासकर विज्ञान या पर्यावरण जैसे विषयों पर। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया जैसा डिजिटल दुनिया में डूबा देश, उसे भी अब स्मार्टफोन के अति प्रयोग से होने वाले मानसिक तनाव की चिंता सता रही है, और वो स्कूलों में फोन बैन करने जैसे कदम उठा रहा है। ये हमें उस शुरुआती सवाल पर वापस लाता है, आज के इस सूचना के विस्फोट के युग में सिर्फ सूचित होने और सचमुच समझदार बनने में क्या फर्क है? क्या हम सिर्फ तथ्यों का ढेर इकट्ठा कर रहे हैं, या हम जानकारी को आलोचनात्मक ढंग से परख कर उसके पीछे के संदर्भ को समझकर एक गहरी समझ विकसित कर पा रहे हैं? शायद असली चुनौती यही है। जानकारी के इस महासागर में तैरना कैसे सीखें बिना उसके बोझ तले डूबे? कैसे शोर से संगीत को अलग करें? इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ।